गुड मॉर्निंग, आदाब। ऑडिशन के अड्डे पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हैं मशहूर कलाकार शिशिर शर्मा जी। शिशिर जी, आप अलग अलग फॉर्मेट्स और मीडियम में काम करते रहे, मतलब शुरुआत थिएटर से की, फिर टेलीविज़न किया, फिर सिनेमा किया, फिर बैक एंड फोर्थ है कि थिएटर भी है, फिर सिनेमा भी है। क्योंकि तजुर्बा हो गया है तो आप इजीली जो है अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। थिएटर में वक्त मिलता है आदमी को तैयारी करने का, रिहर्सल्स होती हैं। सिनेमा में भी थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है, टेलीविज़न में नहीं मिलता है जी। अब आपने उस क्राफ्ट के चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया? शाकिर भाई, मैंने मेरा पहला टेलीविज़न शो था स्वाभिमान जी, 1994-95 में शायद। उसके बाद मैंने कुछ 22 या 23 साल टेलीविज़न में बिताए जी। थिएटर भी किया उस दौरान जी, फिल्में भी की उस दौरान जी। लेकिन जो फिल्में मैं करना चाहता था वो मुझे नहीं मिली जी। फिल्में मिली अब, क्योंकि बड़े पर्दे पे आना है। हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि वो बड़े पर्दे पे दिखाई दे। करेक्ट। तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि बड़े पर्दे पे मैं दिखाई दूं। आ गया। सेटिस्फैक्शन उस समय नहीं मिला मुझे, क्योंकि जैसे मुझे फिल्में करनी थी वैसे फिल्में मिली नहीं। लेकिन मैंने फिल्में की जी, थिएटर मैंने किया, साथ साथ मैंने कमर्शियल्स भी किए, एड्स भी किए। एड्स करने में एक एक्टर को 60 सेकंड्स में जी पूरी कहानी बतानी। करेक्ट। वो उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, जैसे कि अगर आपको कैमरा में या थिएटर में 2 घंटे में एक कहानी बतानी है। करेक्ट। कितना चैलेंजिंग है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप ऐसे कुछ मीडियम्स में काम ना करें तब आपको समझ में नहीं आएगी बात कि आपको 60 सेकंड में एक पूरी कहानी बता के निकल जाना है। And that has to be convincing with a lot of conviction in you. तो टेलीविजन में मैंने बहुत सारे शोज किए। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं गिन पाता हूँ और मैं अपना एक रिज्यूमे रखता हूँ, जहाँ मैं हर बार जो भी नया प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसमें डाल देता हूँ जी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ 19 डेली सोप्स की। अब 19 डेली सोप्स, हर डेली सोप कम से कम 300 या 400 एपिसोड होते हैं। एक शो था कुमकुम जी, प्यारा सा बंधन, वो स्टार प्लस पे आया करता था दोपहर को। 6.5 साल चला वो। उसमें मैंने कुछ 4 साल काम किया, आते जाते। तो ऐसे 4 साल तो वहीं गुजर गए। आप कुछ और कर ही नहीं पाए, क्योंकि आप टाइम ही नहीं व्यस्त थे, कमिटमेंट नहीं था। लेकिन थिएटर के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। करेक्ट। टाइम अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो थिएटर के लिए लोग टाइम निकालते हैं, अगर वो थिएटर वाले हैं तो। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक्टर को कम से कम 5 से 7 साल आपको थिएटर ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपके रूट्स हैं, वहीं से आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं। न्यूआंसेस तो बाद में आ जाते हैं, न्यूआंसेस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन, वो न्यूआंसेस अगर आप नसीर भाई को देखेंगे तो वो न्यूआंसेस आप थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे घर में करने की, वो पॉलिश करते करते हो जाएंगे। लेकिन बेसिक्स जब तक आपको आते नहीं और थिएटर जब तक नहीं करते, थिएटर ही आपको बेसिक्स सिखाता है। करेक्ट। सो मुझे लगता है कि टेलीविजन इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मीडियम टू सस्टेन। And if you sustain that, if you enjoy it, do it. But of course, during that period, there was nothing much happening. Correct. Plus, you wanted money. And at that time, television was paying all right, good money. So, and one carried on with television. My wife was very kind of supportive in this. You know, you want to do it. My dad was very supportive in this. You want to do it? Go ahead and do it. You're good at it. You're enjoying it. Do it. So I did it. I'm not regretting the fact that I did 23 years. My tone is not that. My tone is that I lost a lot in my personal life because of television. It was so rigorous. क्योंकि रोज जाना पड़ता था और 3-3, 4-4 शो एक साथ करते थे हम। यहाँ कुछ घंटे, वहाँ कुछ घंटे, उधर कुछ घंटे। वो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट में ही वक्त निकल गया।
और वो वक्त जब निकल जाता है तब वो वापस आता है। जी जी। देन यू रिग्रेट द फैक्ट कि अरे मैंने वो छोड़ दिया। खैर खैर, देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग, या देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। या एक बार वो चला गया तो चला गया, ठीक है। हाँ। बट यस, टेलीविजन आई थिंक इज अ वेरी टैक्सिंग मीडियम, very strenuous medium, and you have to be prepared to let go of a lot of things in life. करेक्ट, ये आपने बहुत बड़ी बात की Socially, personally, या mentally, you have to be prepared. Yeah. Physically, you have to be Physical very strong to be able to go every day. रोज जाना पड़ता है। 6 महीने तक आपको वही शक्ल आपको दिखाई देगी, वही लोकेशन दिखाई देगा, वही कैमरा मैन आपको दिखाई देगा, वही डायरेक्टर आपको दिखाई देगा। या तो आपको कुछ नया दिखाई नहीं देता। तो And- इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि आपको नया कुछ दिखाई नहीं देता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड या फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली कि यार यू हैव टू डू इट। इट इज देयर फॉर यू एज एन एक्टर। करेक्ट, जस्ट डू इट नाउ। जॉब है वो करना, वो एक जॉब है। हाँ, आप रोज आप 9 to 5 नहीं वहां जाते हैं, यहाँ 9 to 9 जाते हैं, Yeah. कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। और इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अक्सर सुनी है एक्टर्स को कहते हुए, टेक्नीशियंस नहीं कहते इस बात को, क्योंकि स्ट्रेनुअस मीडियम है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और फिजिकली उन्हें आना होता है स्क्रीन के सामने, जी, कि वो कहीं ना कहीं बोर्डम इतना ज़्यादा आ जाता है एक ही तरह की चीज़ करते 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 कि कई बार डायरेक्टर बोलता है कि प्लीज़ 1 more, एक और टेक, और एक्टर झिल्ला जाता है और बोलता है कि नहीं इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। करेक्ट है। तो लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है शाकिर भाई, सचमुच एज एन एक्टर मुझे समझ में नहीं आती कि आपने 2 टेक अच्छे कर लीजिए जी, तीसरा टेक करने की क्या जरूरत है? या तो वो डायरेक्टर इंडल्जेंट है, और एक्टर अगर कहता है कि मुझे एक और टेक चाहिए, क्यों चाहिए? जब डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो आपको क्या जरूरत है दूसरी तीसरी टेक करने की? करेक्ट अगर आप उसमें फंबल कर लिए तो आप क्या करेंगे? करेक्ट। तो व्हाट इज द पॉइंट? मुझे समझ में नहीं आती बात कि कभी कभी क्यों लोग कहते हैं कि एक और टेक कर लो। 2 टेक आपको मिल गए ना, अच्छा है टेक, या तो वो तीसरे टेक में आपको क्या चाहिए जो आप तीसरा टेक लेना चाहते हैं, या वो बताइए। अगर वो नहीं बताएंगे और मैंने वैसे ही कर दिया तो फिर फायदा क्या होगा? इतने पैसे में उतना ही होगा, वो तो खैर सही है, लोग बहुत कहते हैं उतने, भैया आप इतने पैसे देंगे, आप इतने में ये इतना ही होगा। बट दैट इज, आई मीन दैट इज ऑफ कोर्स दैट्स द जोक दैट इज गोइंग ऑन, बट आई थिंक दैट इज a wrong attitude to take. If the director has asked you to do it, but ask the director what you want from me, which is different than what I've already done. आपकी इस बात से ये चीज़ है जो डायरेक्टर्स को समझनी चाहिए कि अगर डायरेक्टर को क्लैरिटी होगी कि अगर उसको रिपीट टेक चाहिए 3rd, 4th, 5th जो भी है, तो जितना वो क्लियरली बता पाएगा एक्टर को उतना ही जल्दी वो चीज़ मिल जाएगी। जी, अननेसेसरीली सिर्फ रीटेक्स कराना वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को भी हार्म करता है, बिकॉज मोटिवेटेड अगर एक्टर नहीं होगा रीटेक के लिए तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली यू विल हैव टू सेटल विद द फर्स्ट एंड द सेकंड टेक, और हाँ भाई ठीक है आगे। पर वो एक मैकेनिकल चीज भी हो जाती है ना, वो आपने पहले 2 टेक में स्पॉन्टेनिटी के साथ आपने कुछ कर दिया या जो आप 3rd टेक में नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अब उसको वापस 3rd टेक में लाना, which means more concentration. या Now, if I have to cry, I already cried in the 1st and 2nd take. That has happened. करेक्ट। But if I have to cry in the 3rd take and cry at a different point, becomes very difficult. So I think the directors must understand that we are actors, we are not machines. इसी से जुड़ी हुई मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जो कि सेट पे बड़ा ज़रूरी होता है या कुछ एक्टर्स की आदत होती है, दैट इज़ लुकिंग फॉर रीअश्योरेंस और वैलिडेशन फ्रॉम को एक्टर। करेक्ट, क्योंकि फाइनली ओके बोलने वाला तो डायरेक्टर ही है जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्टर को ये बेचैनी रहती है कि क्या मैंने सही किया है। करेक्ट, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला है। हाउ डू यू हैंडल दैट विद योर को एक्टर्स? मतलब एक सीनियर एक्टर को अपने अपकमिंग और जूनियर एक्टर्स हैं या न्यू कमर्स हैं,
वो हमेशा वो रहते हैं कि सर प्लीज हेल्प मी, ठीक किया ना मैंने, या मैं एक और करूं या क्या करूं। तो एक गाइड के तौर पे गाइड के तौर पे हम तो गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर ने कह दिया, अगर आप डायरेक्टर हैं, शाकिर भाई ने कह दिया कि नहीं बढ़िया आगे बढ़ते हैं, तो फिर फायदा नहीं। मैं अगर को एक्टर से कहूँ कि जाके बोल दो एक और करेंगे, ये इम्प्रूव करना है, वो जाके बोल देगा, या वो घबराएगा कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि वो जूनियर एक्टर है और सीनियर एक्टर को तो जरूरत ही नहीं, तो जाके बोलने का सवाल ही नहीं उठता। करेक्ट। देन ही विल आस्क मी कि आप जरा मैं कर लूंगा, मैं कैसे बोलूं। कभी कभी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप इंटरफियर करें, वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, डायरेक्टर ने बोल दिया इट्स ओके लेट्स मूव ऑन। करेक्ट। मैं तो जाके बोलूंगा नहीं। तो कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और मैं भी मतलब मैंने जहाँ तक अभी तक काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैं शर्माऊं या घबराऊं अपने को एक्टर या सीनियर एक्टर से पूछने से कि आई थिंक इट वाज ओके राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज ओके, आई थिंक इट्स ओके। व्हाट डू यू तो ये बहुत बारीक चीज है, मतलब ये जो हर एक्टर को सीखना बड़ा जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कि चीज को ही से अरे शिशिर कम ऑन यार, यू डन अ डैम गुड जॉब, तो वो एक वैलिडेशन हो जाता है। whether he is speaking the truth or not I don't know, correct, but he is given you a validation on set that oh fantastic, Shishir, great job, so it's okay for me. Correct. But the point is to go and ask a senior actor. I have no qualms in asking. मैंने नसीर साहब से भी पूछा, बहुत सारे एक्टरों से पूछा है कि यार टेल मी ठीक था कि नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी कुछ एक्टरों को लगता है कि why should I ask? I'm an actor, no, I've done it, and I think I've done a great job. कभी कभी ऐसा नहीं होता। So I asked during Razi also, I asked Vicky also. There was no problem. डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और आपके मन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं, कोई डाउट अगर है तो उसको, कि कोई डाउट है तो पूछ लो ना, वरना वो बेचैन करेगा आपको बाद में। बिल्कुल, वो आपको रात को नींद नहीं आएगी। उस वक्त वो दोबारा ठीक हो सकता था जी, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे, खुद देखेंगे या किसी के साथ देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि उस वक्त मुझे शायद रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए था, सलाह ले लेनी चाहिए, या नहीं ली, वो गड़बड़ हो गई। तो ये हर एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसी वैलिडेशन को आगे लेते हुए मेरा आखिरी सवाल इसमें ये है कि हर किसी का अपना एक क्रिटिक होता है जी, जो मतलब उसको ब्लंटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलता है जो उस वक्त अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपकी लाइफ में वो क्रिटिक कौन है जहाँ पे आप ये करते हो कि हाँ, ये अगर मेरे उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को या टैलेंट को अप्रूव कर दे या कह दे, तो दैट इज माई बिगेस्ट क्रिटिक इज माई वाइफ। शी डज नॉट मिन्स वर्ड्स। वो बोल देती हैं जो भी अच्छा बुरा इंडिफरेंट अगली बोल देती है। एक बार हम शो कर रहे थे पृथ्वी में, इंशाल्लाह, जो ये दुबे जी का शो, और मुझे नहीं मालूम था कि नसीर और रत्ना प्ले देखने आए थे। एक मेरा बहुत बड़ा मोनोलॉग था 5 पेज का, जो मुझे बोलना था, और उसमें बहुत सारे इमोशंस थे, और एक इमोशन उसमें ये भी था कि मुझे रोना है। और थिएटर में आप अगर देखेंगे, और आपने बहुत सारा थिएटर देखा हुआ जी, लाइट्स जब आपके ऊपर पड़ती हैं तो योर आईज ऑल्सो शाइन, और आपको पता चलता है कि आपकी आंखों में आंसू हैं या नहीं है, ड्राई हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आंसू नहीं आ रहे। ऐसा हुआ। आफ्टर द शो नसीर भाई टुक मी असाइड एंड ही सेड, शिशिर, अगर रोना नहीं आता तो मत, क्योंकि वो लाइट आपकी आंखों को कैच करती है और वो बहुत बुरा लगता है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंसू नहीं है, और आपकी आंखें गीली भी नहीं, तो डोंट डू इट। वो एक, और हर फिल्म के बाद या हर वेब सीरीज के बाद, या जो भी, अगर एड भी हो, मेरा वॉइस ओवर भी हो, तो मेरी वाइफ बोलती है कि आई थिंक यू शुड डू इट लाइक दिस, व्हाई डिडंट यू डू इट लाइक दिस, यू शुड हैव परफॉर्म्ड लाइक दिस। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी। नो, शी इज सीइंग इट फ्रॉम द आउटसाइड,
The director has okayed it. So there's a conflict. हाँ. कि wife सही है या director सही है, या whatever your critic, Yeah, yeah. whoever your critic is. Yeah. So I think that is important for you to take criticism Yeah. Sporting. in a proper manner and sportingly. Yeah. बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं "यार, हट पागल है क्या, मैंने तो सही किया था." You can't get aggressive there. You Yeah. can't get arrogant there. You need to be sportsmanlike. Sit down, listen. Maybe you're right. Yeah. Maybe you're not right. But you finished the job. Now it is criticism time. Correct. So you have to take that criticism in a very, very sporting manner. Don't get agitated. Don't be arrogant to Yeah. the person who's criticizing you. That is his perspective, yeah. वो आपने अपना पर्सपेक्टिव कैमरा के सामने डाल दिया या Correct. थिएटर में डाल दिया. कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते हैं. कभी कभी आप बहक जाते हैं, कभी कभी आप ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, Yeah. कभी बहुत ज़्यादा सटल हो जाते हैं. मैं एक बार ऑडिशन के लिए गया था और शो का नाम नहीं बताऊंगा, और बहुत अच्छा ऑडिशन किया था मैंने उस कैरेक्टर के हिसाब से. मैं घर पे आया, मैंने कहा, माय वाइफ आस्क्ड मी कैसा था ऑडिशन. हाँ, बहुत कमाल का ऑडिशन था. आई थिंक आई विल गेट द पार्ट. 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है उस कास्टिंग एजेंसी से या कास्टिंग डायरेक्टर से, सर सॉरी बट यू आर नॉट सिलेक्टेड. आई सेड एनी रीज़न गिवन. यू आर वेरी सटल. मैंने कहा अच्छा, अगर आप सटल ना हो तो लाउड करने की ज़रूरत ही नहीं है उस कैरेक्टर के लिए, तो मैं लाउड क्यों करूं. तो आई लॉस्ट द पार्ट बिकॉज ऑफ बीइंग सटल. ऑडिशन की जो आपने बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हम आज अपने इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे और अगले एपिसोड में हम रिज्यूम करेंगे कि एक न्यू कमर एक्टर की ऑडिशन की जर्नी कैसे मुख्तलिफ है एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर की ऑडिशन की जर्नी से, और ऑडिशन की जर्नी में एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर को भी क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच ऋषि. थैंक यू सर. थैंक यू. भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा. ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का